हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कहावत है, अंधों में काना सरदार। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, अंधों में काना राजा। अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में कहूं तो हम कहते हैं अ बिग फिगर अमंग सिफर्स। अ बिग फिगर अमंग सिफर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लेता है, ज्यादा जान जाता है, तो फिर वो अपने जानने वालों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने आप को कुछ ऊपर दिखाता है। वो सोचता है कि मुझे बहुत कुछ आता है या मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो गलत फहमी में है। मान लीजिए मैं अगर एक स्टूडेंट के रूप में आपकी बात करूं, आपने किसी टॉपिक पर 10 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस किया आपने, और आप अपने उस दोस्त से आगे निकल गए जिसने अभी 1-2 ही क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं। तो आपने एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप में जाकर, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपने 10 कर लिए हैं या 20 कर लिए हैं या 30, 40, 50 इस तरह से कर लिए हैं, तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ सीख गए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप लोगों को 30, 40, 50 एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन करने के बाद चीजें याद हो जाती हैं, इसलिए आप बहुत तेजी के साथ उन्हें कर लेते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कभी भी आप ज्यादा न्यूमेरिकल करके, ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जो उसके पीछे थ्योरी के कंसेप्ट हैं वो नहीं सीख सकते। आप हमेशा पहले थ्योरी के कंसेप्ट सीखेंगे और तब न्यूमेरिकल करेंगे। तब आप 10 न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल करके भी 50 का आनंद ले पाएंगे। 5 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए और ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आपने 50 न्यूमेरिकल कर लिए, 100 न्यूमेरिकल कर लिए। अगर आप कंसेप्ट्स को समझ करके उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके 2, 4, 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो फिर किसी भी राइटर की बुक अकाउंट्स में उस टॉपिक पर लिखी गई किसी भी राइटर के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे जैसे आपने उसे पहले कई बार कर रखा हो। तो मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा कि पहले कंसेप्ट सीखिए। फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था एनपीओ। हम एनपीओ में आपको कंसेप्ट वाइज चीजें सिखाने वाले हैं। कैसे सिखाने वाले हैं तो बताता हूं। हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यहां इनके भी बनाएंगे, एनपीओ के भी बनाएंगे। तो इस फाइनल अकाउंट में यहां क्या चीज बनाते, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूं। हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो हम चाहे किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, फाइनल अकाउंट तो बनाते ही हैं। यहां भी बनाने हैं, एनपीओ में भी। लेकिन यहां फाइनल अकाउंट कौन कौन से? 3 हमें अकाउंट बनाने हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या स्पेशलिटी है, क्या फीचर्स हैं। फ्रेंड्स, पहले तो आप, मैंने जो ये लिखा हुआ है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक तरफ हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, यहां मैंने लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को सीखने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? Receipt and payment account is a summary of
कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बड़ा नाम से ही पता चल रहा है, हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है। किस चीज की समरी है? कैश की, कैश के रिसीप्ट और पेमेंट की समरी है एक अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश हमने दिया, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट। अब यहीं से हमारी बात समझने की शुरू होती है। हम कौन सी रिसिप्ट की बात करेंगे, हम कौन से पेमेंट को इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद मैंने लिखा इसके स्पेशल फीचर में नेचर। जब भी बच्चों हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका नेचर सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि अगर हमें उसका नेचर नहीं पता होगा तो हम उस अकाउंट के ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस अकाउंट का क्या नेचर है? ये हमारा एक एसेट अकाउंट है। अब ये तो सर हम ऐसे भी याद कर लेते, पढ़ लेते कि ये एसेट अकाउंट होता है, समझना सीखते हैं। ये एसेट अकाउंट क्यों है? आप सोचो इसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कैश के आने का और कैश के जाने की बात हो रही है। तो आप ये सोचो कैश क्या होता है हमारा, कैश क्या होता है? कैश हमारी एसेट है भाई। मतलब ये जो नेचर है इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, वो कौन सी है? एसेट वाली नेचर है। ये हमारी एसेट है। और जब मैं कैश की बात करता हूं बच्चों, तो कैश में केवल कैश नहीं, बैंक भी इंक्लूड है। और अब तो वैसे भी डिजिटल इंडिया की बात चल रही है। आने वाले समय में तो शायद हम ये पढ़ाएंगे कि जब मैं बैंक की बात करता हूं तो इसमें कैश भी इंक्लूड है, क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शंस मोर देन कैश हो चुकी होंगी। अभी हम कैश में डीलिंग ज्यादा करते हैं, तो यहां मैं कैश लिख करके और फिर कह रहा हूं कि इसमें बैंक भी इंक्लूड है। ओके बच्चों, चलिए वो तो फ्यूचर की बात है। नेचर हमारे समझ में आती है बात। फिर हम बात करते हैं बच्चों बेस की। बेस हमारे दो तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। हमारा एक तो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक हमारा होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोगों ने 11th क्लास में दोनों पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बेहतर पढ़ाए होंगे। मैं इसकी डिटेल में तो यहां नहीं जाऊंगा। अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आप 11th की मेरी जो वीडियो इसमें यूट्यूब चैनल पर डलेंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। जब मैं बात करता हूं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहां मैं आपको शॉर्टकट में चीजें समझा रहा हूं, क्योंकि यहां उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां मेरा मकसद एनपीओ पढ़ाना है। लेकिन अगर मैं आपको कैश बेसिस नहीं समझा पाया तो फिर मैं भी आपको बाकी लोगों की तरह रटाई दूंगा। तो सुनिए कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कि हमारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो। मतलब अब मैं जब कैश की बात कर रहा हूं तो उसमें बैंक इंक्लूड है बच्चों। कैश बेसिस मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश इन्वॉल्व हो। किसी व्यक्ति ने मेंबरशिप फीस दी, किसी व्यक्ति ने डोनेशन दी, किसी व्यक्ति ने सब्सक्रिप्शन दिया। अब ये हमारे पास में आ गए पैसे, कैश का ये ट्रांजैक्शन जो हुई इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब ये हमारे रिसिप्ट में आएंगे। क्यों आएंगे रिसिप्ट में? क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अगर किसी पर सब्सक्रिप्शन ड्यू हो जाए लेकिन उसने दिया ना हो, फिर हम इसमें नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हम यहां कैश बेसिस पर करते हैं। बेस हमारा क्या है? ये कैश बेसिस। इसके बाद में बच्चों हमारा एक टॉपिक लिखा है कैपिटल और रेवेन्यू। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में जब आप कैपिटल और रेवेन्यू को पढ़ते हैं, तो अगर मैं आपसे कुछ सेकंड के लिए इसे पॉज करके आपसे पूछ लूं कि बताओ बच्चों, हाउ विल यू डिफरेंशिएट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस? तो आप सोचिए एक सेकंड के लिए क्या होगा। चलिए यहां तो मैं ही बता देता हूं, आप सोचना पॉज करके कि भाई कैपिटल और रेवेन्यू कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो कैपिटल और रेवेन्यू में
बड़ा आसान सा तरीका है। कैपिटल नेचर के जितने एक्सपेंस हैं वो यूज एंड थ्रो वाले नहीं होते हैं, वो परमानेंट आपको कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूज एंड थ्रो की नेचर के होते हैं। मतलब आपने कोई एसेट ली और उस एसेट पर आपने कुछ खर्चा किया, यूज किया और उसको फेंक दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा कैसे, मान लीजिए वही मशीन आपने खरीदी ना हो बल्कि उसको किराए पर लिया हो, तब क्या होगा? तब हम उसका किराया देंगे और मशीन को वापस कर देंगे। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हालांकि यहां इस रिसिप्ट एंड पेमेंट को बनाते हुए हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल इनकम के रूप में हो, रेवेन्यू इनकम के रूप में हो, हम तो सब यहां पर लिखे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट। बस इन्वॉल्वमेंट कैश का होना चाहिए, मतलब या तो वो हमारे पास में आई हुई होनी चाहिए या हमने उन्हें किसी को पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पीरियड की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है? तो यहां पर मैंने पीरियड लिखा है इसके स्पेशल फीचर्स में। पीरियड इस बात को बताता है कि हम जो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं, हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे वो किस पीरियड से, किस अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होगा। तो बच्चों इसकी खास बात यह है कि इसमें हम अकाउंटिंग पीरियड के दायरे से बाहर चले जाते हैं। हम पहले अकाउंटिंग पीरियड्स की भी इसमें बात कर लेते हैं, हम आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स की भी इसमें बात कर लेते हैं, और जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसकी तो करते ही करते हैं। मैंने बताया था मूल मंत्र, एक ही पॉइंट था कि हम ये कैश का इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे बस। अब वो कैश किस पीरियड से रिलेटेड है, किस वजह से हमारे पास आया या किस वजह से हमारे पास से गया, इसको हम नहीं देखेंगे। मेरी बात समझते हो? तो अगर आपने मेरी एक लाइन दिमाग में रख ली तो फिर आपको कोई नोवल प्रॉब्लम, कोई नई सी समस्या भी अगर एग्जाम में आएगी तो आप उसे ट्रीट कर लोगे। अभी मैं इन्हें पूरा करने के बाद आपको इन्हें आपस में लिंक करना बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि कितना आसान है ये। अभी तो फिर भी मैं कुछ चीजें याद करने के हिसाब से बता रहा हूं। देखो यहां पर पीरियड, ये हमारी बात समझ में आती है। पीरियड मतलब किस पीरियड से संबंधित है, हमें यह देखना है। तो भाई हमें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस बात को कंसीडर ही नहीं करना। पैसा आया बस लिख दो, पैसा गया बस लिख दो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे वो बैंक से गया हो। इसके बाद है एडजस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स 11th क्लास में आप लोगों ने एडजस्टमेंट सीखे होंगे। आप लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं ना। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट मतलब उसमें हम क्या करते थे, कुछ याद आया? हम जो पुराना पीरियड है यानी कि प्रीवियस पीरियड है या हमारा कोई एक्सपेंस या इनकम नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो गया है, तो उसको हम एडजस्ट करते थे। या तो हम प्रीपेड के नाम से करते थे या आउटस्टैंडिंग के नाम से करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बजाय याद करने के तो आप समझ जाएंगे कि हमें यहां किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि हम यहां केवल कैश का इन्वॉल्वमेंट देखने वाले हैं। वो किस पीरियड से संबंधित है हमें मतलब ही नहीं है, हम तो उसको बस रिकॉर्ड करेंगे। कैश आया या कैश गया, हमारा तो एक ही पॉइंट है, एक ही मूल मंत्र है। इसके बाद हम इसकी कुछ एक कमी भी है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना कितना आसान है, लेकिन इसकी कमजोरी भी है, कमी भी है। वैसे तो 2-3 कमी पॉइंट वाइज में लिख सकता हूं, या आप इसे लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। क्या लिखा है? बट इट डज नॉट शो एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये कमजोरी है, ये कमी है कि ये
करंट अकाउंटिंग पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंसेस को शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी तो बताया था, क्योंकि ये तो कैश के इन्वॉल्वमेंट को देखता है। कैश आया तो भी लिखेंगे, कैश गया तो भी लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इस तरीके से तो याद करने वाले से हो। मैं लिंक करता हूं, देखो ये जो हमारा रिवेन्यू, हमने कैपिटल एंड रिवेन्यू पॉइंट लिखा, पीरियड लिखा, एडजस्टमेंट लिखा और फिर यहां लिमिटेशन लिखी। अगर आप ध्यान से देखें तो सबने एक ही चीज नहीं बताई है क्या? हमने तो यहां एक ही बात की है। अगर मैं बेस को भी ले लूं, कैश और एक्रूवल की बात, हमने इनडायरेक्ट एक ही बात की है। सभी का एक ही रूट है, एक ही रूट कोड है लिखने का। क्या कि अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो ठीक, अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं एडजस्टमेंट को फिर से बताऊं, तो एडजस्टमेंट मतलब क्या है कि अगर प्रीवियस पीरियड या कमिंग पीरियड के लिए कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे हमें एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन रिसीव्ड एंड पेमेंट में नहीं करेंगे। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जानते हैं, सीख चुके हैं, याद नहीं करेंगे। हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कंसीडर ही नहीं करता है इसे। वो तो कहता है किसी भी पीरियड का कैश आ जाए, किसी भी पीरियड का कैश चला जाए, हमारे किसी भी पीरियड के लिए कैश चला जाए। तो इसका मतलब नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब चीजें आप खुद से बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। बच्चों, अब बात करते हैं यहां, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक? बच्चों, आप लोग कभी भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात सुनेंगे तो पहले लाइन में ये बोल दिया जाता है कि कैश बुक की तरह से है, ये तो कैश बुक ही मानी है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या कैश बुक में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है? फिर हम दो चीजें बना ही क्यों रहे हैं? ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए। जब ये कैश बुक के बेस पर ही है, कैश बुक की तरह से ही है, कैश बुक ही मानकर चलिए, पढ़ने वाले भी पढ़ाने वाले भी यही लैंग्वेज यूज करते हैं, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? क्या है? उस डिफरेंस को और ध्यान से समझेंगे तो हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में मदद मिलेगी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेस की। तो यहां पर समरी ऑफ कैश बुक, ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये तो समरी है, कैश बुक की समरी, मतलब संक्षेप में हमारे सामने आ जाता है। कैश बुक एक बड़े रूप में है, उसकी समरी के रूप में ये हमें दिखाई देता है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस सेपरेटली। ये कैश बुक के लिए लिखा है, मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये कैश बुक के लिए लिखा है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं, 11th में बनाई है आपने, वो तो ट्रांजैक्शन वाइज होती है, वो तो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है कैश बुक, लेकिन ये उसकी समरी लेकर के तैयार की जाती है। ये हर एक ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद दूसरा पीरियड, तो ये क्या लिखा है? प्रिपेयर्ड एट द एंड। यहां से भी ये इनडायरेक्ट यही बात है। अगर मेरे पढ़ने के तरीके को फॉलो करोगे तो आप देखोगे जो 10 पॉइंट लिखे होते हैं वो वास्तव में 10 पॉइंट नहीं है, वो तो 1-2 पॉइंट में ही समझ जाएंगे सारे के सारे। बस कुछ देर बैठ करके उनको आपको लिंक करना है और समझ करके पढ़ना है। देखो, पीरियड, तो ये प्रिपेयर्ड एट द एंड, ये तो पीरियड के, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन वो मेंटेन ऑन डेली बेसिस। कैश बुक में तो हम रोज रोज जो एंट्रियां होती हैं उसको करते रहते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होगी कैश को इन्वॉल्वमेंट को लेकर के उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को खोलकर हम ऐसे नहीं बैठते हैं कि अच्छा आज सब्सक्रिप्शन आया मिस्टर एक्स से, लिखो इसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसे तो हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? कैश बुक से बनाएंगे। तो पहला और दूसरा आपस में लिंक होता है नहीं, कि बेस और पीरियड। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस, ये कहते हैं प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एनपीओज के द्वारा ही बनता है। अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं कंपनी के रूप में, पार्टनरशिप फर्म के रूप में, तो उन्हें ये रिक्वायर्ड नहीं है, वो लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा साइड,
साइड में लिखा है मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। बच्चों, अकाउंट्स के दो साइड होते हैं। जब भी कोई हम अकाउंट बनाते हैं दो साइड में बनता है। एक साइड हमारी यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट के केस में रिसिप्ट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। जो रिसिप्ट साइड है उसमें हम ऑल रिसिप्ट, समरी ऑफ ऑल रिसिप्ट यू कैन से, हम लिखते हैं। और पेमेंट साइड में हम सभी पेमेंट्स की समरी लिखते हैं। लेकिन जब हम बात करें कैश बुक की तो आपको ध्यान है हम इसे डेबिट एंड क्रेडिट साइड के रूप में वहां लिखते थे। हमारी डेबिट साइड कैश अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। वहां रिसिप्ट एंड पेमेंट शब्द नहीं लिखे जाते थे, वहां डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते थे। तो ये इसके साइड के बेस पर हमने अंतर किया। इसका मतलब कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अंतर है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मे की। इसका परफॉर्मे में जो जो आइटम आते हैं, एक तरीका तो यह है कि हम उस परफॉर्मे को रट दें। दूसरा तरीका है हम एक सेंस ले लें कि अच्छा इसमें ये चीज आती है रिसिप्ट साइड में और क्रेडिट ये पेमेंट साइड में ये चीजें आती हैं। सेंस ले लें। मैं उस लिस्ट को याद करने को नहीं कह रहा हूं, एक सेंस ले लें। सेंस कैसे लेंगे? जो कुछ मैंने आज पढ़ाया उस पढ़े हुए को आप एक दो बार अपने दिमाग में रिवाइंड कीजिए, आपको पता चलेगा ये सारा लिंक्ड है। तो इसका एक लाइन मैं लेकर के चला था, इतने मिनट की वीडियो ये हो चुकी है, लेकिन लाइन एक ही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। कैश का मतलब बैंक भी है, लेकिन यहां इंडिविजुअल बेस पर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये कैश बुक की एक समरी के रूप में हम लेते हैं। बस ये दो लाइनें हैं। इन दो लाइनों के लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया और इससे भी बड़ी बड़ी क्लास लेकर के आप लोग इसे सीखते हैं, जबकि लाइनें दो ही हैं बच्चों। तो आप लोग, चूंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं परफॉर्मा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों को अगर ये पढ़ने का तरीका पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।